हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम अपना चैप्टर करने लगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम बॉटनी। तो पहले तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब है, क्योंकि ये सबसे मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मेरा अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, बहुत आसान है। इसमें ट्रिक्स कर लो सब हो जाएगा। क्या कर लो? ट्रिक्स कर लो सब हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। नीड के अकॉर्डिंगली देखें तो बहुत ज़्यादा सब खास दिया होता है। सो लेट्स कम ऑन टू द स्टडीज। सो यस, लेट्स स्टार्ट। Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify the living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. तो मतलब ये कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो उनसे एनिमल्स आते हैं उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. Most important, Aristotle, PYQ alert. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, which had red blood and those that did not. तो मतलब इसने जो हमारे क्या कहते हैं एनिमल्स थे उन्हें दो में डिवाइड किया। एक तो थे आरबीसी वाले और एक थे जिनमें आरबीसीज नहीं होते। ठीक है, बस इतना सा इसने बताया था कि जो एरिस्टोटल था वो क्या था, वो उसने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को ट्री श्रब्स हर्ब्स और किसमें, ट्री श्रब्स और हर्ब्स में। ठीक है, और उसने एक और काम किया था, उसने मतलब एनिमल और प्लांट दोनों की तरफ ध्यान दिया था। जैसे होता नहीं कि मदर जो होती है वो अपने अगर उसके दो बच्चे तो दोनों की तरफ ध्यान देती है, 10 है तो 10 की तरफ ध्यान देती है, वही इसमें था। ठीक है, तो उसने एनिमल्स की तरफ भी ध्यान दिया, प्लांट्स की तरफ भी। प्लांट्स की तरफ उसने देखा कि किन किन प्लांट्स में ट्री श्रब्स और हर्ब्स होते हैं, और एनिमल्स की तरफ उसने क्या देखा कि किन में आरबीसीज हैं, मतलब रेड ब्लड, कौन से एनिमल ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड हैं और कौन से ऐसे जिनमें नहीं है। बस इसका काम यहीं पर खत्म हो गया। अब आया लीनियस। लीनियस ने दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम डेवलप किया था, दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। प्लांटी प्लांट्स, एनिमेलिया एनिमल्स ऑब्वियसली है ना, तो प्लांटी प्लांट्स के लिए, एनिमेलिया एनिमल्स के लिए। द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। पर हाँ, लीनियस की एक वो थी, क्या कहते हैं, लिमिटेशन। ठीक है, कि ये जो सिस्टम था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कि वो दोनों क्या हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों का, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। मतलब उसने बस ये बताया कि प्लांटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और एनिमेलिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है, बस। और उसने एट्रम पट्रम शट्रम गट्रम जो भी बोलते हैं नहीं समझाया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स and animal was easily, एक second, let me erase this. The system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular, multicellular and photosynthetic, non-photosynthetic. photosynthetic यानी कि green algae वाले, green कलर के, और photosynthetic and non-photosynthetic यानी कि फंगस जो ब्रेड पे लग जाती है जैसे कि, है ना। Classification of organisms into plants and animals was easily done. Animals की classification plants और animals में बहुत easily की गई थी। कैसे की गई थी? easily की गई थी। ठीक है, was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. दोनों में से किसी भी कैटेगरी में ना तो वो प्लांट्स में घुसे ना ही वो एनिमल्स में घुसे, ना ही वो प्लांट्स में and neither. Okay, hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है. Let's proceed on to this table. टेबल में बाद में आएंगे, पहले आर एच विटेकर का पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लीनियस का कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने पढ़ा ना। इसकी एक ट्रिक भी है और इसका ये क्वेश्चन PYQ वाला भी है, मतलब ये वाला नहीं, मैं बताती हूँ। लीनियस की हम ये अब याद कैसे करें, क्योंकि एरिस्टोटल भी है ना, लीनियस भी है, उसके बाद हमारा वो भी है, आर एच विटेकर भी है
है ना। तो अब हम याद कैसे करें कि अरिस्टोटल ने क्या दिया था, लीनियस ने क्या दिया था और एच विटेकर ने क्या दिया था। तो बेस्ट जो है ना वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। लीनियस गेव 2 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 सिस्टम, है ना, 2 सिस्टम ही दिया था। तो इनसे 2 है, अब ये मैच कैसे करेगा, लीनियस है, लीनियस में अब हमें क्या याद, भाई 2 दिया था, 4 दिया था, 6 दिया था, मोनेरा दिया था, कौन सा दिया था हमें याद ही नहीं। तो सिंपल ट्रिक जो मैंने अपने टाइम पे अपनाई थी वो थी लीनियस, LINNAES, जो भी AEUS या AEOUS। तो लीनियस का अगर मैं दोबारा से लिखूँ, डबल एन ये जो सा आ रहा है ना लीनियस में वो 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब n इज कमिंग 2 टाइम्स। तो सो लीनियस गेव 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी की, एक भी लाइन अभी तक ऐसी नहीं है जो छोड़ दी हो मैंने, भले डू यू नो हो, भले आई नो हो, भले टेबल हो, भले कुछ भी हो, मैं पढ़ाती हूँ। R.H. विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटेकर ने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, MPFP, ये तो याद ही है, MP मध्य प्रदेश, FP फेबुलस P A, ये सब MPFP A ग्रेड से पास हुए। MPFP A, ठीक है। मेरी बुक अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको उसमें बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हुई हैं, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो ये सारे जो उनसे थे, ये सारे उसने किस लिए यूज़ किए थे, क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया के बेसिस पर। क्या, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो जो हमें ऑप्शन में दिखेगा वो सारे ऑल ऑफ द अबव करना हमने, क्योंकि इसने सारा कुछ यूज़ किया था, हमारे दिमाग में और कुछ जा ही नहीं रहा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, मतलब ही टुक एवरीथिंग, हर एक उसने क्लासिफिकेशन ले लिया था, एक भी नहीं छोड़ा था, मतलब एक भी उसने नहीं छोड़ा था कि जिसके बेसिस पे ना उसने किया हो। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट किंगडम दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification। यानी कि 3 डोमेन ने, मतलब जो से इसने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, उसने क्या प्रपोज किया कि किंगडम मोनेरा 2 डोमेन्स में डिवाइड हो जाए, मतलब कि उसने डिवाइड करने के लिए 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया, ठीक है, जिसमें से उसने यूकैरियोटिक किंगडम को 3rd डोमेन में रहने दिया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ठीक है। उसने, मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनना ध्यान से, उसने 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया जो क्या करता है, जो डिवाइड करता है किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में, यूकैरियोटिक किंगडम को 3rd डोमेन में रहने देता है और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में वो बताता है, ठीक है। ये सारे जो उनसे सिस्टम ऑफ क्लास, ये जो उनसे सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ये आप पढ़ोगे अपने हायर क्लासेस में। कमेंट करके बताना कि किस किस को अच्छी लगती है बॉटनी। ओके, लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोज एंड एंजियोस्पर्म्स आते थे, किसके अंडर, प्लांट्स के अंडर। क्या क्या ये है ना, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोज, sperm and angiosperms came under the plants. The character that unified the whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. हर सेल में एक सेल वॉल होती थी, ये सेल है, ये सेल वॉल है, एक सेकेंड, लेट मी चेंज माई कलर, ये सेल है और ये है इसकी सेल वॉल, ठीक है। यानी कि हर सेल में एक सेल वॉल होती ही होती थी। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, that is the cyanobacteria, with other groups which are eukaryotic. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया को ये दूसरे ग्रुप्स के साथ, यानी कि यूकैरियोटिक वाले ग्रुप्स के साथ ले गया। कौन, R.H. विटेकर। इसने एक और काम किया, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया एक साथ और मल्टीसेलुलर वंस को अलग से ग्रुप कर दिया, जैसे कि क्लामिडोमोनास और स्पायरोगायरा है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ एल्गी के अंडर रख दिया, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन, ये वाली जो सी क्लासिफिकेशन थी, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती थी कि हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप कौन सा है और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप कौन सा। हेट्रोट्रॉफिक वो जो दूसरों से खाता है, ऑटोट्रॉफिक वो जो खुद से बनाता है। हेट्रो मार्कर यहाँ जैसे ये प्लांट है, प्लांट ने कुछ बनाया, वो मतलब प्लांट को जो खाता है वो होता है हेट्रोट्रॉफ। एग्जाम्पल इन्होंने दी है हमें, फंजाई ब्रेड के ऊपर रहती है, सिंपल ये ध्यान रखो, ब्रेड के ऊपर कौन रहती है, फंजाई।
ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, ये तो पता ही है ना। दो दे ऑल्सो शोड अ करेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन। भले ही इन दोनों ने मतलब कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ने क्या कहते हैं अपनी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस शो किए। विटेकर से पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक बड़ी दिक्कत थी कि फंजाई जो हेटरोट्रॉफिक है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, यानी कि डेड या डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक है ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद बनाते हैं। इन दोनों के मोड अलग अलग हैं, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी अलग है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, वेरस प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। फिर भी पहले वाले क्लासिफिकेशन में फंजाई और प्लांट्स को अलग अलग नहीं किया गया था, जबकि ये बहुत अलग है। ठीक है, मतलब आर एच विटेकर ने फंजाई और प्लांट्स को अलग किया, बट जब आर एच विटेकर से पहले वाले की जो सी किंगडम थी वो अलग थी। वो कहती थी कि फंजाई और प्लांट्स दोनों प्लांट है तो प्लांट में ही आएगा, प्लांटी में ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की न्यूट्रिशन का मोड भी अलग था, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी अलग थी। ठीक है ना। विटेकर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा, यानी कि प्लांट से अलग में। ये लाइन बेसिकली ओल्ड क्लासिफिकेशन की कमी दिखाती है, जैसे विटेकर ने इम्प्रूव किया। ठीक है, जैसे ये जो सी पूरी लाइन अभी हमने पढ़ी यहाँ से यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं अब हम। आगे दिया है इसने, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi, ये तो पढ़ लिया। नेक्स्ट लाइन है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर इन द किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता था, तो वो मतलब उससे उन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया। किनको जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता था, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया, और जो उनसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर्ली ना हो, और जो प्रोटिस्टा जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर यार। तो जो उनसे मोनेरा है उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूनिसेलुलर यानी कि जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नॉट यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी और स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स सेल वाले होते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड है ना, सिंगल सेल्ड है। तो हमें लगता होगा कि कॉम्प्लेक्स मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल होता है, बट नहीं, अंदर बहुत ऊपर खाबड़ हुई पड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जो सा हमारा ऊपर वाला था, कौन सा था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो नॉर्मल है, सिंपल से है। उसमें क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है भाई। याद करो, हम 9th 8th 7th 6th हर क्लास में सेल चैप्टर पढ़ते थे, अभी भी हम पढ़ते हैं 11th 12th में, और हम अभी भी नर्सिंग एंड MBBS सब हर एक जन्म का साथ है। वही वाली बात हो जाती है, सेल वाले चैप्टर के साथ जन्म का साथ है। बेसिक है यार, हमारा सबसे बेसिक चैप्टर ही सेल है। ठीक है, जिसका वो क्लियर है उसका सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, दिस ब्रॉट टुगेदर क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला either placed in algae within plants and both having cell wall। क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला जो पहले प्लांट्स के एल्गी में रखे गए थे को अब प्रोटिस्टा में रखा गया। इन दोनों में सेल वॉल होती है, लेकिन ये यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, मतलब इसलिए अब ये प्रोटिस्टा में आते हैं। यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा में आएंगे। ओके, यूनिसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को अब प्रोटिस्टा में रखा जाता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट ऑर्गेनिजम्स को अब प्रोटिस्टा में रखा जाता है। अगली लाइन, पैरामीशियम, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बच्चा जी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा जो पहले एनिमल किंगडम में रखे गए थे अब उन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाता है। इनमें सेल वॉल नहीं होता, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसलिए ये एनिमेलिया से निकलकर प्रोटिस्टा में चले गए। अगली लाइन, द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary। मतलब कि विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बना है, जैसे सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, पीछे पेज अपना चेक करो। इस क्लासिफिकेशन ने ऑर्गेनिज्म को क्लियरली डिवाइड किया है उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर। लास्ट लाइन की बात करें, मतलब जो ये दी हुई है बिफोर दिस सेक्शन, मोनेरा की सेक्शन के इस चैप्टर में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमल को स्टडी अगली क्लासेस में करेंगे, यानी कि अगले चैप्टर्स में करेंगे। अगले अभी आएगा प्लांटी एंड एनिमल, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। अब हम आते हैं मोनेरा पर। आज मोनेरा यार खत्म करके जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया पहले मैंने आप लोगों का।
चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर मोनेरा। सो मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं। बैक्टीरिया दुनिया के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये हर जगह मिलते हैं, मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है भाई। इस बार नीट का कोई भरोसा नहीं। 15-16 लाख जितने भी बच्चों ने भरा है इस बार नीट, उनका कोई भरोसा नहीं भाई, क्योंकि उन्हें लगता होगा 15-16 लाख बच्चे हैं, सेक्शन बी भी उड़ा दिया, अब तो कट ऑफ भी कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी तो आपको थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। तो दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग डेजर्ट्स एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब कि मोनेरा वाले जो उनसे किंगडम वाले हैं वो वहाँ रहते हैं जहाँ पर हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सिंपल बात। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन मिट्टी में सर्वाइव कर सकते हैं, 2 सेकंड के लिए करेगा उसके बाद सांस फूलने शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंडी में नहीं भाई। ज़्यादा ठंडी में हमें ठंड लगेगी, हम कांपना शुरू हो जाएंगे, हम फ्रीज हो जाएंगे। ज़्यादा गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, हम पसीनो पसीन हो जाएंगे, हम बेहोश हो सकते हैं, बीपी लो हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटेट एग्जाम्पल दी है उसके बाद इसने कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग डेजर्ट स्नो एंड डीप ओशंस। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशन। डीप ओशन यानी समुंदर की गहराई में हम तो मर ही जाएं सच्ची। स्नो बहुत ठंडे रीजन, डेजर्ट बहुत ज़्यादा ड्राई सी जगह, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी वाले सोर्सेज। ये सब एक्सट्रीम दिखाते हैं कि बैक्टीरिया हर प्रकार की, हर तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, और ये सब आते हैं मोनेरा के अंदर। उसके बाद आता है पैरासिटिक नेचर। बहुत सारे अपने ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, यानी कि कई बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन खींचते हैं, लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है बैक्टीरिया जो है वो अब 4 शेप्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। कोकस, कोको यानी कि गोल, कोको। यार आपने बचपन में खो खो वाली गेम खेली है, खो खो वाली, उसमें ऐसे 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 घूमना होता है। ये देखो, ये गोल चक्रा बना रहे हैं ना, इसे इसलिए कोको गोल, स्पेरिकल। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस गले में इन्फेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद है बेसिलस, बसीली लंबी, बेसिलस ऐसे लंबी सी होती है, बसीली लंबी। जैसे लैक्टोबैसिलस दही बनाता है। विब्रियो कॉमा बना रहे हैं यार, थोड़ा अपने ये लॉजिक को भी अप्लाई करो। विब्रियो कहते नहीं, विब्रियो मेक अ विब्रियो साइन यानी कि कॉमा साइन। ठीक है, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा करता है। ओके, स्पाइरलियम नाम ही बता रहा है, स्पाइरल स्प्रिंग जैसा, स्पाइरलियम वॉलिटन्स, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा इन लेटर क्लासेस। ठीक है, तो कोकस ट्रिक की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो कोकस है, स्पेरिकल कोकस, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस नाम में ही आ रहा है, एग्जाम्पल में ही आ रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम में क्या आ रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, गले में जो इन्फेक्शन करता है। बेसिलस नाम में ही आ रहा है, लैक्टोबैसिलस है ना। उसके बाद विब्रियो नाम में ही आ रहा है, विब्रियो कोलरे। उसके बाद स्पाइरलियम वॉल्यूटेंस नाम ही आ रहा है यार, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे दिया है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इनका बहुत सिंपल है, भले ही उनका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, पर वो खुद बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंपेयर्ड टू मैनी ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो यार देखो, मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया रिच ग्रुप है, सारे बैक्टीरिया इसी में ठोके हुए, इसी में डाले हुए, ठीक है ना। तो अगर हम कंपेयर करें बाकी ऑर्गेनिज्म से, तो बैक्टीरिया अकेला ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श यानी कि मुश्किल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। जैसे हेलोफाइल सॉल्टी नमक वाले है ना, एरिया में रहते हैं, जैसे डेड सी हो गया, पढ़ोगे अभी आप डेड सी के बारे में सारा। दिस फुल मोनेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे थर्मो एसिडोफाइल्स गर्म और एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया। ठीक है, सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, डेड सी। ठीक है, मिथेनो जन्माशी यानी कि दलदल, जैसे जहाँ पे क्रोकोडाइल्स रहते हैं, मुझे बनाना नहीं आता, छोड़ो, जहाँ क्रोकोडाइल रहते हैं, मार्शी एरियाज। ठीक है, जहाँ पे मीथेन गैस बनता है, जैसे काऊ के स्टमक में भी मीथेन बनता है। ये नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा
नेक्स्ट लाइन कह रही है कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है। ये यूनिक सेल वॉल ही उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की शक्ति देता है। इसका मतलब कि स्पेशल सेल वॉल की वजह से ये टूटते नहीं हैं और हार्श कंडीशन में भी ये लोग मतलब सिंपल बोले तो ये टूटती नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज। वही बात मैंने जो ऊपर बोली, मेथेनोजन एक टाइप का आर्की बैक्टीरिया है। ये काउज और बफेलोज के स्टमक में होता है, ध्यान रखना। गट मतलब स्टमक, हम अगर ह्यूमन की बात करें तो गट मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है, बट अगर काउज की बात करें तो स्टमक ही लो। क्या लो? स्टमक ही लो। ये पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, बहन लोगों भाई लोगों जो भी हो, जो भी देख रहा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ये मीथेन गैस बनाते हैं जब ये एनिमल के गोबर यानी कि जो डंग नहीं होता, जो सा यार हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ डू नॉट लाफ, ये फनी से शब्द है पोटी, ठीक है, एनिमल का गोबर, पोटी को तोड़ते हैं, ठीक है। ये कौन? आर्की बैक्टीरिया। बायोगैस में मिथेनोजन को यूज़ किया जाता है मीथेन गैस बनाने के लिए। ओके, बायोगैस में मिथेनोजन का यूज़ किया जाता है, मतलब कि आर्की बैक्टीरिया के जहाँ जहाँ बेनिफिट है वहाँ वहाँ वो भी है। क्या कहते हैं यार, बेनिफिट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? नुकसान। इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यू बैक्टीरिया। देयर आर 1000 डिफरेंट बैक्टीरिया फॉर यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि यू बैक्टीरिया की हज़ारों क्या कहते हैं उसे, स्पीशीज़ हैं। मैं प्रजातियाँ बोलने वाली थी। ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसमें हर टाइप का बैक्टीरिया आता है, हेल्पफुल भी और हार्मफुल भी, यस, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, ठीक है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल रिजिड यानी सख्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर चलने फिरने वाली हो, मोटाइल हो, मूव करती हो, तो उसके पास फ्लैजेलम यानी कि टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजेलम बैक्टीरिया को स्विमिंग में मदद करता है, सिंपल। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया वाला है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जैसे प्लांट्स करते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन? यू बैक्टीरिया बोलिए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया खुद खाना बनाते हैं। साइनो, मी माई सेल्फ, साइनो नाम याद, थोड़ा कंपेयर करो, मी माई सेल्फ, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। पोल्यूटेड पानी में साइनोबैक्टीरिया ब्लूम यानी बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं। ब्लूम यानी कि ग्लो, यानी कि ग्लो, बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो माइक्रोसिस्टस एक साइनोबैक्टीरिया है जो वाटर पोल्यूशन करता है, ठीक है, साइनोसिस्टस। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts, जैसे कि नोस्टॉक एंड एनाबिना। कुछ साइनोबैक्टीरिया हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये काम वो हेटेरोसिस्ट नाम के स्पेशल सेल्स करते हैं। ये काम कौन करता है? हेटेरोसिस्ट नाम के स्पेशल सेल्स करते हैं, जैसे एनाबिना और नोस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक यानी कि अनश्य सब्सटेंस, जो हिंदी में भी थोड़ा ध्यान देते हैं तो अनश्य सब्सटेंस, अनाश्य मतलब कि मरने वाले नहीं, ठीक है, सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेते हैं। ये एनर्जी का यूज़ एटीपी यानी एनर्जी करेंसी बनाने में करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, तो ये इस बार नीट 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये जो मैंने लाइन बोली ना आपको, क्या कि नाइट्रोसोमोनास दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को एनवायरनमेंट में रिसाइकल करते हैं। इनका काम सॉइल को फर्टाइल बनाना और इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करना है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये डिकम्पोजर्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले होते हैं, जैसे कि इंसान, हम लोग, जैसे कि मैं, जैसे कि तुम, जैसे कि जो सुन रहा है वीडियो वो, ठीक है। उसके आगे मोस्ट ऑफ देम आर हेल्पफुल, कहाँ गया? यस, मोस्ट ऑफ देम आर हेल्पफुल, तो यानी कि जैसे ज़्यादातर बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। कर्ड बनाना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू राइजोबियम, है ना। पर कुछ हार्मफुल हो जाते हैं, जैसे टीबी करते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, विब्रियो कोलेरे। हाँ, हम ह्यूमंस में यार डिजीजेस कॉज करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन ही नहीं क्लासीफाई करें कि उसमें आएंगे, पर यार करना ही क्यों है क्लासीफाई, पर चल चैप्टर दिया तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हेल्पफुल बैक्टीरिया हमारे डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं, जिससे जैसे फूड प्रोडक्शन और मेडिसिन में। यार सिंपल सी बात है,
प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, बट देखो अब अगर किसी का कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है और उसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स हैं कि जैसे अगर प्रॉक्सी लगवानी है तो प्रॉक्सी लगवा देगा, कोई भी यार अगर हेल्प चाहिए तो ये कर देता है कोई भी। बट ऐसे नहीं कि मुझे 10,000 रुपये दे दे, अगले ही दिन 20,000 रुपये दे दे, ऐसा नहीं ना होता। सेम केस हमारे उसमें है कि चल यार लैक्टोबैसिलस जितना पाया जा रहा है उतना ठीक है, बट अगर ज़्यादा अति में पाया जाएगा लैक्टोबैसिलस तो वो किसी काम का नहीं, किसी फ़ायदा का नहीं रहेगा। साइड इफेक्ट्स में यही होंगे। हेल्पफुल में लैक्टोबैसिलस पाया जा रहा है, पर अगर ज़्यादा पाया जा रहा है तो फिर साइड इफेक्ट हो जाए। कुछ बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ये ह्यूमन, क्रॉप, फार्म, एनिमल और पेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन में साल्मोनेला से फूड पॉइजनिंग होती है, क्रॉप्स में ज़ैंथोमोनास से सिट्रस कैंकर होता है, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस। अच्छा, ये कुछ कॉमन डिजीजेज होती हैं जो बैक्टीरिया से होती है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर यानी सिट्रस फ्रूट का रोग, ऑरेंज का रोग, ज़ैंथोमोनास। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया का मेन रिप्रोडक्शन मेथड बाइनरी फिजन है। एक बैक्टीरिया 2 आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाता है, इससे बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब कंडीशन अनफेवरेबल मुश्किल हो जाती हैं तो बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं। स्पोर एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर होता है, यह बैक्टीरिया को बचा के रखता है, जैसे बैसिलस बैक्टीरिया स्पोर बना सकता है। बैक्टीरिया में एक प्रिमिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में एक प्रिमिटिव यानी कि सिंपल तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other। ठीक है, और इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। The mycoplasmas are organisms that completely lack a cell wall। माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल होता ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं होता, जिनमें सेल वॉल होता ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग, ये आपने सेल में भी पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मेनी माइकोप्लाज्माज आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कई सारे जो से माइकोप्लाज्माज होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, किनमें? एनिमल्स और प्लांट्स में। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, ऊपर है, वैसे आप लोग आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर। तो ये ऑप्शंस हैं इसकी, सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मैंने क्या बोला था, सारे इसने किए थे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक। अगर यार 2 भी हो जाए ना तो तीसरे वाले पे देखने की, पर तीसरे वाला भी दिया सेल स्ट्रक्चर है ना, तो 4th ऑप्शन आएगी ऑल ऑफ द अबव, AOTA, आउटा। ठीक है, आगे इसने ये टेबल से कहा है कि ये नंबर 1 है हमारे पास 1, तो हमने बताना है क्या क्या है इसकी जगह। ठीक है, सो फर्स्ट दिया है प्रोकैरियोटिक। सिंपल सा यार एक फंडा ध्यान रखो कि जो सी सेल टाइप है वो इसी सिर्फ मोनेरा में ही होगी प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यार यूकैरियोटिक है, यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का, प्रोकैरियोटिक। सेकंड का है कि ये कौन सी वॉल है, मतलब जो सी हमारे पास मोनेरा में सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, तो ऑब्वियस बात है प्रेजेंट होगी, तो इसमें भी प्रेजेंट है। नंबर 3 था एब्सेंट और प्रेजेंट। नंबर 3 में भी यार एनिमेलिया है, एनिमेलिया में सेल वॉल तो एब्सेंट होएगी यार, क्योंकि देखो सेल वॉल उसी चीज़ में होती है जो मूव नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, जो मूव नहीं कर सकता उसी में सेल वॉल होती है, तो एनिमेलिया में सेल वॉल तो एब्सेंट होगी, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस होता है भाई, अगर कोई भी चीज़ सेल से बना होता है, और सेल में जब हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद नंबर 4, नहीं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें बोला है अगला, नहीं ठीक है, इसका बोला था कि क्या कहते हैं, जो हमारा फंजाई है उसका बताओ कि ये जो है यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा, या मतलब नहीं होगा, तो इसका आंसर था मल्टीसेलुलर, लूज टिश्यू। ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन था। उसके बाद किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में क्वेश्चन सुनो, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द शेप, स्टडी द गिवन फिगर्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। तो हमें फर्स्ट जो सी डायग्राम दी थी वो थी हमारी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये तो भी आप आसानी से कर लोगे। कोकी यानी कि गोल यानी कि डायग्राम में साफ दिख रहा है गोल। ठीक है, बेसिली स्ट्रेट, लेंदी लॉन्ग यानी कि हमें लाइन में ये देखो स्ट्रेट सी दिख रही है ना। स्पाइरल स्पाइरल शेप की, स्पाइरल ये देखो शेप में हमें स्पाइरल दिख रही है। विब्रियो कॉमा शेप, कॉमा। ठीक है, कॉमा। तो दिस वाज इजी।
नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मिथेनोजेंस के बारे में अब इन्होंने बोला है कि दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्की बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, दे आर स्ट्रिक्टली एरोबिक। तो अब आप सब आंसर दे ही सकते हो इसका, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नैना बिना नोस्टॉक डैश ऑफ द साइट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बताओ क्या है। हेट्रोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम बताओ जी। मोनेरा, अभी हम मोनेराइन पढ़ा ना, अभी हमने तो मोनेराई। आगे दिया इन्होंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स एंड ऑल ऑफ दीज। कौन सा है क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया एग्रीकल्चरल फीड्स में क्यों यूज़ होते हैं? क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। क्यों क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए? क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना। इस डायग्राम पे वो आदमी ये जो भी है ये पूछ रहा है कि ये जो हेट्रोसिस्ट है, मतलब ए इसे मेंशन किया और इसे बी मेंशन किया और हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो ये हमें जो मतलब अंदर का दिख रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये हेट्रोसिस्ट है, जो हमें अंदर दिख रहा है ये, यानी कि ये बॉल है, बॉल के अंदर ये जो सा डॉट्स आए ये हेट्रोसिस्ट है। क्या है? हेट्रोसिस्ट। और ये जो सी बॉल की आउटर वॉल है, बॉल की जो सी आउटर वॉल है ये वाली, उससे हम क्या कहेंगे? म्यूकाइलेजिनस शीथ। म्यूकाइलेजिनस शीथ। बस तो आज के लिए इतना ही गाइस। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय।